चलिए तो आप सभी का स्वागत है आप लोगों की सेकंड क्लास में और टेक्निकली फर्स्ट क्लास में पेपर टू की। वैसे सेकंड क्लास है लेकिन टेक्निकली फर्स्ट ही है क्योंकि जो मुद्दे पढ़ाए जाएंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। सभी आराम से सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आप लोगों का जो आज मैं पहला सेशन लूंगा वो बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, बस ऐसे के बारे में बताना है। जैसे पिछली बार हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, आज थोड़ा ज़्यादा बताएंगे सिर्फ ऐसे के बारे में, निबंध के बारे में। ठीक है, तो सुन लो, समझ लो, लिखने के लिए अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। बस आराम से बैठो, रिलैक्स होकर के और बातों को सुन लो। देखो, जैसा मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया है, और आप लोग मेरी पहली क्लासेस भी यूट्यूब पे देखने के बाद ही आपने एडमिशन लिया होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट ही आ गए हो। तो मैं इस जगह वही फॉर्मेट रखूंगा इस बार भी जो हर बार रहता है, उसी से रिजल्ट हमेशा मिलते आए हैं, तो वही पे रखते चलें। कौन सा फॉर्मेट? ये फॉर्मेट की ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता, निबंध का कोई फॉर्मेट नहीं होता। निबंध का मतलब ही है शब्दों का बंधन। ये शब्दों को इस तरीके से बांधा जाए कि उनका एक मतलब निकल कर जाए। हम विचारों को, अपनी भावनाओं को इस तरीके से लिखित भाषा में बांधें कि उनका एक मतलब निकल करके आए। लेकिन अगर इतना मोटा मोटा बोल करके छोड़ दिया जाए कि कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो उससे आप लोगों का पेपर तो निकलेगा नहीं, है ना? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि फिर आप टॉपिक से टॉपिक, विषय टू विषय भटकते हुए घूमेंगे कि इस वाले को कैसे लिखें, इस वाले को कैसे लिखें। तो हमने पर्टिकुलरली मोटा मोटा एक अपना ही फॉर्मेट बना लिया है कि हम उस पर आप लोगों को लिखना सिखाएंगे। जब आप उस फॉर्मेट में लिखना सीख जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि आपके जो छिन्न भिन्न विचार हैं, जो इधर उधर भागते हुए विचार हैं, उनमें से कौन सा विचार कहाँ लिखना होता है, ताकि शब्दों का फ्लो बना रहे, बहाव बना रहे। अगर शब्दों का फ्लो बना रहेगा, भाव बना रहेगा, तो उसका जो मतलब है, उसका जो प्रत्युत्तर है, वो एक बिल्कुल ही सही भाव में निकल करके सामने आए कि पढ़ने वाले का ध्यान ना भटके। कहा जाता है कि एक अच्छा उत्तर वो होता है, एक अच्छा निबंध वो होता है जिसे अगर कोई पढ़ने बैठे तो बीच में छोड़ के ना जा पाए। ठीक है, मतलब वो पढ़े तो फिर शुरू से आखिर तक पढ़े। कि अगर कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा है हाथ में चाय का ग्लास लेकर के, हाथ में चाय का कप लेकर के, तो आपका उत्तर पढ़ के ही वो दूसरी चुस्की ले। ऐसा ना हो कि बीच बीच में बस चाय ही पीता रहे। वो इतना भावपूर्ण होना चाहिए, उसमें इतनी जानकारी होनी चाहिए और एक बहाव में, एक फ्लो में होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोल करके नहीं छोड़ सकते कि कोई फॉर्मेट नहीं होता। वो लेखकों के लिए है कि कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो लेखकों पे छोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, निबंध लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, हिंदी में सभी पढ़ते हैं 10वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में। निबंध के अच्छे अच्छे लेखक हैं जो निबंध लिखते हैं, लेकिन वो उनके लिए छोड़ देते हैं। हमें तो एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक पे उसके बारे में सोचें, हमें 5 से 6 जानकारी टॉपिक पे हो, और हम वो सारे लिख करके जल्दी से जल्दी समय में खत्म करें, कि हम कुछ भी छोड़े ना, हमारे शब्दों की सीमा बनी रहे और बहाव बना रहे, सारी चीजें उसमें समेट दी जाए। तो हम एक ऐसा ही फॉर्मेट लेकर के चलते हैं जिसमें हम लिखते हैं 6 पैराग्राफ। ठीक है, हम 6 पैराग्राफ में लेकर के चलते हैं। किसी किसी में 5 पैराग्राफ आएंगे, किसी में 6 पैराग्राफ आएंगे, वो आप धीरे धीरे सीख जाओ। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, जिसमें हम ये बताते हैं कि टॉपिक है क्या। सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझ लो कि टॉपिक है क्या। दूसरे में हम लिखते हैं लिंकिंग पैरा, यानी कि जुड़ाव। हमने परिचय बता दिया कि टॉपिक भाई क्या है, जैसे कि टॉपिक आ गया विमेन राइट, टॉपिक आ गया इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो दूसरे में हम लिखेंगे जुड़ाव। किस चीज से जुड़ाव? कि वो जो हमने परिचय दिया है और जो डिमांड पूछी गई है, उनके बीच में जुड़ाव क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे। तो हम लिखते हैं लिंकिंग पैरा। लिंकिंग पैरा हम मैक्सिमम लिखते हैं, 99% लिखते हैं करंट न्यूज पे।
जब हम पूरा साल पढ़ेंगे तो जो भी कोई टॉपिक आएगा, कोई भी टॉपिक आए, हमें अगर हमने पढ़ा है, मेहनत की है, तो हमें टॉपिक को देखते ही पता होगा कि ये टॉपिक क्यों पूछा गया। कोई ना कोई ऐसी समाचार रहे होंगे, कोई ऐसी न्यूज रही होगी, कोई ऐसी घटना रही होगी, है ना, जिससे वो टॉपिक बना हो। अगर हम पूरा साल पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है। तो हम लिंकिंग पैरा में यानी जुड़ाव में वो खबर लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि बच्चे को पता है कि टॉपिक बना भी क्यों, और उसकी आधी समस्या यही सॉल्व हो जाती है कि बच्चे को इतनी जानकारी तो है कि ये टॉपिक बनाया ही क्यों गया है। ठीक है, फिर हम मेन बॉडी को 3 पैरा में लेके चलते हैं। पहला पैरा मेन बॉडी पैरा 1, मेन बॉडी पैरा 2, मेन बॉडी पैरा 3। ठीक है, कहीं कहीं पे मेन बॉडी पैरा 3 नहीं आता, वो मैं आगे आगे बताऊंगा किस किस तरीके के निबंध होते हैं, किसमें नहीं आता। उसके बाद कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। मेन बॉडी पैरा 1 बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं कहूंगा, अभी की क्या सिचुएशन है। मेन बॉडी पैरा 1 में हम लिखते हैं अभी की क्या सिचुएशन है। जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे बात आ जाए तो अभी की क्या सिचुएशन है। ठीक है, इसके बहुत सारे डीप डिटेल पॉइंट्स भी होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में टॉपिक टू टॉपिक सीखेंगे। मेन बॉडी पैरा 2, ये जो अभी की सिचुएशन है वो क्रिएट कैसे। मेन बॉडी पैरा 3, ये जो अभी की सिचुएशन है इसे सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। देखो कितना सिंपल हो गया ना ऐसे लिखना। अभी की क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई और इस सिचुएशन को सुधारा कैसे जा रहा है, बस। तो हमने एक आसान सा फॉर्मेट बना लिया है जिससे हम ये सारी चीजें लिख देंगे। इसके बाद कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई डिबेटेबल पॉइंट आता है तो हम उस पर कंक्लूड करते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी थ्योरीज थी, हमने सारों को मिला के एक कंक्लूजन निकाला, एक निचोड़ निकाला और वो लिख दिया। जब वे फॉरवर्ड लिखना हो तो वे फॉरवर्ड हम किसी समस्या पे लिखते हैं कि अब ये समस्या चल रही है, हमारे विचार में इससे आगे क्या होना चाहिए। यानी वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह, आगे की राह क्या होगी। और कंक्लूजन मतलब मैंने जितनी सारी बातें कही उन सबका निचोड़ क्या है। ये टॉपिक टू टॉपिक सीख जाओगे कि किसमें कंक्लूजन लगता है, किसमें वे फॉरवर्ड लगता है, दोनों नहीं लिखने होते। अब क्योंकि हमारे पास शब्दों की सीमा है तो शब्दों की सीमा को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे पास जो वर्ड लिमिट है वो 300 वर्ड की, 300 वर्ड। अब शब्दों की सीमा को कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरी बात मानिएगा, शब्दों की सीमा को सीरियसली लीजिएगा। वो दो तरीके से काम आएगी। एक तो आपके ऊपर पेनल्टी मार्किंग होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, कि आप रूल नहीं मान रहे हो तो वो पेनल्टी मार्किंग होने के चांस नहीं होंगे। दूसरा, आपका ही समय बचेगा क्योंकि भाई पूरा पेपर लिखना है 3 घंटे में। तो अगर आप 300 शब्दों से ज्यादा लिखोगे, आप 350 का 400 शब्दों का एक एक निबंध लिखोगे तो फिर वो 3 घंटे में कैसे समेटोगे। अरे समय तो जाता है ना लिखने में, कोई भी गतिविधि होगी, कोई भी कार्य होगा, ये तो फिजिक्स का नियम है कि कार्य होगा तो समय भी लेगा, ऊर्जा भी लेगा। ये तो भौतिकी का नियम है। तो शब्द जितने कम लिखेंगे उतना ही हमारा समय बचेगा। लेकिन कम कितने लिखने चाहिए वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले शब्दों की सीमा को समझो। जब आप किसी सड़क पे जा रहे होते हो वहां पे लिखा हुआ होता है कि स्पीड लिमिट 100 km/h, की 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या उसका मतलब ये लिखा हुआ है कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चल सकते, या उसका ये लिखा हुआ है कि 95 नहीं चल सकते, 90 नहीं चल सकते। उसका मतलब ये है कि आपको 100 पार नहीं करनी है। ऐसे ही यहाँ भी शब्दों की सीमा का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 300 की लिखनी है। आप 270, 275, 280, 290 तक अपना एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, बस 300 को पार नहीं करना। समझ में आ रहा है, बस शब्दों को 300 से पार नहीं करना। तो एक अच्छा ऐसे आप 270 से 290 के बीच में लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर हर किसी का एक एक वर्ड थोड़े पढ़ा जाता है कि वो हमारे शब्दों को पहचान लेंगे, शब्दों की सीमा को पहचान लेंगे।
देखिए एग्जामिनर इतने ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि वो पेज देख करके बता देते हैं इसके अराउंड कितने वर्ड होंगे। मैं भी बता देता हूँ, मुझे 5-6 साल कॉपी चेक करते हुए हो गई, ये सारी चीजें देखते हुए हो गई। देखते ही पता चल जाता है कि ये 300 से तो ज्यादा है। हमें नहीं गिनना है कि 310 है, 315 है, 350 है, 400 है, नहीं, हमें देख के पता चल जाता है 300 से तो ज्यादा है। और ये किसी को भी पता चल जाता है। अगर आप 15, 20, 50 कॉपी चेक कर लोगे तो आपको भी देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि ये सीमा से बाहर है। और अगर काउंट करना पड़ भी जाए तो भी पूरे वर्ड काउंट नहीं करने होते, वो पर लाइन कर लेते हैं कि आपने एक लाइन में 6 शब्द लिखे हुए हैं, 7 शब्द लिखे हुए हैं, 8 शब्द लिखे हुए हैं, एवरेज मान लेते हैं कि 7 लिखे हुए हैं, फिर हम लाइन देख लेते हैं 50 लिखी हुई है, तो 7 × 50 350, सीधा पेनल्टी 5 मार्क्स की। तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती कि हम बैठ के एक एक आपका वर्ड गिने, देख के पता चल जाता है कि ये सीमा से बाहर है। तो इसमें दो नुकसान है, एक तो पहला आप रूल तोड़ रहे हो तो पेनल्टी लग सकती है, और दूसरा आपका समय भी जाएगा, पेपर भी खत्म करना है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि आपको इन्हीं शब्दों की सीमा में लिखना है, मैं एक एवरेज आपको लेके चल रहा हूँ कि आप 40 से 50 शब्द में लिखिए अपना परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला पैराग्राफ 40 से 50 के बीच में। लिंकिंग पैरा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिंकिंग पैरा बहुत ही छोटा पैराग्राफ होता है, 2 से 3 लाइनों का होता है, क्योंकि उसमें एक खबर ही तो लिखनी है जो रिलेटेड रही है, एक न्यूज ही तो लिखनी है, तो 2 से 3 लाइन इनफ हो जाती है। तो आप मैक्सिमम 30 में उसे लिखिए। मेन बॉडी पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, तीनों को आप लेके जा सकते हैं अराउंड 50 to 60, अराउंड 50 to 60। ठीक है, तो अगर आप 60 भी लेके जाते हैं तो तीनों के 180 शब्द हो गए, 40 शब्द इंट्रोडक्शन के हो गए 220, और 30 हो गए आपके लिंकिंग पैरा के, हो गए 250, और 30 हो गए आपके कंक्लूजन के, 30 से 40, आपका 280 से 290 के बीच में पूरा का पूरा ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी तक जब आपने पेन उठाया होगा लिखने के लिए, सोचने के लिए, तो सोचते होगे कि यार 300 शब्दों में क्या ही लिखेंगे, 300 शब्द बहुत ज्यादा होता है ना, कि क्या ही लिखेंगे इतना, यार लिखना नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं, ये भी इंफॉर्मेशन है ऐसे वैसे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आपको फॉर्मेट पता चला है कहाँ पे क्या लिखना है, तो आपको ये समझ में आया होगा केवल मुझे 4 से 5 चीजें ही पता होनी जरूरी है। अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है ही नहीं एक निबंध लिखने के लिए। अगर प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक विषय पर मुझे 5 से 6 चीजें पता है, और मुझे ये पता है वो 5 से 6 चीजें कौन कौन से पैराग्राफ में आएंगी, तो अब लिखना कितना आसान हो गया। और ये भी पता है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 30 से 40 शब्द तो एक चीज पे लिखे ही जा सकते हैं। तो ऐसे लिखना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, परिचय पे। देखो, परिचय भी, इंट्रोडक्शन भी टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा कि आपको कैसा लिखना है, लेकिन दो सबसे सिंपल जो इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं, अगर टॉपिक आपको बहुत डीप डिटेल में नहीं भी आता है तो भी लिखने का एक तरीका है। पहला, इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि उस विषय का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जो भी कुछ पूछा जा रहा है उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे आप ले लो, तो यहां से आप शुरू कर सकते हो कि प्राचीन भारत से, प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें थी, कैसे विमेन एम्पावरमेंट था, कहाँ कहाँ महिलाएं पार्ट ले सकती थी, आपने सब पढ़ा हुआ है ना, सभा समिति पढ़े हुए हैं ना इतिहास में, तो आप वो चीजें लिख सकते हो। वो एक इतिहास से जोड़ करके आप अपना परिचय शुरू कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जो आसान है, और भी ज्यादा आसान है, वो है कि अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए, कोई कीवर्ड ऐसा आ जाए जिसे डिफाइन किया जा सकता है, तो आप सिंपली उस कीवर्ड को डिफाइन करके अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, द वर्ड स्टैंड फॉर। ठीक है, द वर्ड स्टैंड फॉर, आगे आप शुरू कर सकते हो कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहां से आया,
समझ रहे हो कि अगर कोई साइंटिफिक वर्ड आ जाए, कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसकी आप डेफिनेशन बना सकते हो या डेफिनेशन आपको पता है, तो आप वहां से शुरू करो। बाकी इंट्रोडक्शन लिखने के 5 से 6 तरीके हैं, जो धीरे धीरे टॉपिक टू टॉपिक हम बताएंगे कि आपको इस वाले में आप ऐसे लिख सकते थे, इस वाले को ऐसे किया जा सकता था। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा आप ये 2 तरीके यूज कर सकते हो कि आप या तो उसका ऐतिहासिक विषय में लिखो, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखो, या फिर आप जो कीवर्ड्स हैं उन्हें डिफाइन करके भी आगे चल सकते हैं। लिंकिंग पैरा मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। न्यूज से कनेक्ट करिए, लिख दीजिए। जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे आता है तो आप लिख सकते हैं कि नीति आयोग का हाल ही में डेटा आया है, और जो डेटा आपने याद किया हो, जो आपने लिखा हो, प्रैक्टिस से याद हो, वो लिख दीजिए। कितना आसान है, ठीक है। मेन बॉडी पैरा 1, यानी कि अभी की हाल ही की स्थिति क्या है। जो हाल ही की स्थिति है बता दो कि रूरल में ये है, अर्बन में ये है, पॉलिटिकल में ये है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये है, एग्रीकल्चर में ये है, फिलहाल की चीजें ये हैं। मेन बॉडी पैरा 2, ये जो प्रॉब्लम आई ये कैसे आई। प्रॉब्लम या डेटा या सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम तो सिर्फ कहने के लिए एग्जांपल के समझा रहा हूँ। ये चीज क्रिएट कैसे हुई। अब इसमें आप प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, इसमें आप सिचुएशंस लिख सकते हो, इसमें आप हिंड्रेंस लिख सकते हो। आगे आगे इन सारे वर्ड्स का एक एक का मतलब समझाऊंगा, सब अलग अलग होते हैं। प्रॉब्लम और हिंड्रेंस एक नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम एंड स्टैग्नेशन एक नहीं होता, स्टैग्नेशन प्रॉब्लम भी अलग होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग कीवर्ड्स को लेकर के डिफाइन आप करोगे कि ये समस्या कैसे आई। एक चीज तो होती है कि ये समस्या क्रिएट कैसे हुई, एक चीज होती है कि ये समस्या सोल्व क्यों नहीं हो रही। ठीक है, समस्या क्रिएट होना, समस्या बनना एक अलग चीज है, समस्या सोल्व हो ही नहीं रही वो अलग चीज है, समस्या बढ़ती ही जा रही है वो एक अलग चीज है। तो मेन बॉडी पैरा 2, हम इन चीजों को लेकर के चले। अभी के लिए मोटा मोटा ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगी चीजें, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे। फिर इनका सोल्यूशन, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडीज क्या कर रही हैं। कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, गवर्नमेंट ने कोई प्लान प्रोग्राम स्टेप लिया है। जैसे आप एक टॉपिक लेकर के चलिए कि रिवर पोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, रिवर पोल्यूशन इन इंडिया। अब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ऐतिहासिक कि भारत में नदियों का एक महत्व स्थान रहा है ना, वो बच्चों की तरह शुरू कर सकते हैं। ये आगे आगे सिखा दूंगा कि आप लोगों को प्रोफेशनल कैसे लिखना है, लेकिन अभी समझ लो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है, यहाँ पे 12 मासी नदियां भी होती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता दूंगा बार बार। जब मैं आप लोगों की क्लासेस कराऊंगा, ये भी सुन लो, जब क्लासेस कराऊंगा जो चीजें समझाऊंगा, जो हिंदी में समझाऊंगा वो अंग्रेजी में भी समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रॉब्लम है तो वो दोनों में सॉल्व हो जाएगी। तो लिंकिंग पैरा में आप क्या लिखेंगे, लिंकिंग पैरा में आप लिख सकते हैं कि कोई भी पोल्यूशन पैरामीटर आया हो जिसमें इंडिया का कोई रैंक आया हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है। फिर जो प्रॉब्लम, अब की सिचुएशन क्या है, तो अब की सिचुएशन आप लिखेंगे कि कौन सी नदी ज्यादा गंदी है, कौन सी कम गंदी है, इससे भारत के पानी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे भारत के एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे सैनिटेशन में क्या इफेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो कि अभी की सिचुएशन क्या है। फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, इसमें प्रॉब्लम में क्रिएट करने में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले सकते हो, अर्बनाइजेशन को ले सकते हो, या फिर आप ऑर्थोडॉक्सियल जो हमारी कल्चर है उन्हें ले सकते हो कि नदियों में पूजा पाठ करने ऐसे वैसे जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत एक छोटी समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है जो नदियों को नाले बनाने पर तुले हुए हैं, ठीक है। फिर ये सोल्व क्यों नहीं हो रही, आप ये बताओगे कि सोल्व क्यों नहीं हो रही है। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट पैरा पे चलेंगे कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडीज इस पे क्या एक्शन ले रही हैं, तो आप बताओगे नमामि गंगे प्रोग्राम या फिर क्लीनिंग प्रोग्राम सरकार बना रही है, बजट एलोकेट कर रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, ऑन ग्राउंड काम नहीं है, गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है। ऐसे स्टेप, स्कीम्स, प्रोग्राम, आप इन सब की जानकारी हो। फिर जब आप इसके कंक्लूजन में जाओगे तो क्योंकि ये एक समस्या है तो इसमें कंक्लूजन नहीं वे फॉरवर्ड आएगा कि आगे क्या किया जा सकता है। उसमें आप अपने विचार दोगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, और अपने विचारों में आप अपने ही विचार डालना। मैं बता दूंगा कैसे कैसे हो सकता है, जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि आप बोलोगे कि पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी चाहिए,
या नदियों के लगभग 10 किलोमीटर में इंडस्ट्रीज को बैन कर देना चाहिए, फलाना ढिकाना आप ये बता सकते हो। लेकिन हर बार कोशिश यही रहेगी कि वे फॉरवर्ड में आप अपने ही विचार डालें, क्योंकि जितने आपके अपने विचार होंगे उतनी ही आंसर में यूनिकनेस आएगी। रटी रटाई चीजें नहीं डालनी है। तो अब आप कोई भी टॉपिक सोच के देखो और इस फॉर्मेट में डाल के देखो, आपको ये लगेगा कि ऐसे लिखना शायद कोई बड़ी बात है, क्योंकि अब हमें पता है कौन सी चीज कहाँ डालनी है ना, क्या चीज कहाँ लिखनी है। और सिर्फ 3 से 4 चीजें पता होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग एस्से को इतना डिटेल्ड बना देते हैं, उसमें इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि वो एस्से कम रिपोर्ट ज्यादा लगने लगता है। एस्से आपके विचारों का बंध है, ठीक है, आपके विचार, आप क्या सोचते हो टॉपिक के बारे में, आपको जानकारी क्या है टॉपिक के बारे में, वो जो आपने सब एकत्रित किया उसे लिखने की है, रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट तो अलग लिखवाएंगे वो। तो बहुत बहुत ज्यादा फैक्चुअल फिगर की आवश्यकता नहीं होती, बस आपके विचारों की होती है कि आप क्या सोचते हैं। यहां तक क्लियर है? तो आप किसी भी टॉपिक पे अगर बात करेंगे, इस फॉर्मेट में से डालने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि फ्लो बना हुआ है। पहला, हम बता रहे हैं कि भाई टॉपिक है क्या, पहले हमसे ये सुन लो कि टॉपिक है क्या। दूसरा, हम बता रहे हैं हमें पता है टॉपिक पूछा क्यों गया है। तीसरा, हम बता रहे हैं टॉपिक पे करंट सिचुएशन क्या है। फिर हम बता रहे हैं करंट सिचुएशन अराइज कैसे हुई। फिर हम बता रहे हैं कि ये जो करंट सिचुएशन अराइज हुई है, ये जो प्रॉब्लम्स आई है, इनका सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है। और फिर हम अपना भी बता रहे हैं कि कैसे सोल्यूशन करना चाहिए। तो फ्लो देख रहे हो कि एक के बाद एक जो चीजें आ रही हैं उनका महत्व उतना ही है कि वो आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से आगे मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा अब, क्योंकि फॉर्मेट पे इतना ही था।